learn, grow, achieve. Teaching goals. Your goals, our mission. हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट करा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। उसमें हमने एलिमेंट्स हमारे कैसे क्लासिफाई होते हुए आए हैं वो देखा था, पीरियोडिक टेबल स्टडी करा था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो भी देखा था। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्लेटर्स रूल। ठीक है, स्लेटर्स रूल जो है आपका वो आपको क्या बताता है, हम क्यों यूज करते हैं इसको, टू डिटरमाइन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हम स्लेटर्स रूल का यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, इट इज द न्यूक्लियस SPDF। ये क्या है आपके सबशेल्स। सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं बात करूं कि डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं वो नेट कितना न्यूक्लियर चार्ज फील कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। आपका फॉर्मूला होता है, ये है आपका नेट जो आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, विच इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का। और इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो आपके ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, शील्डिंग शो करते हैं। ठीक है, एक ब्लॉकेज शो करते हैं। तो इस वजह से जो आपके डी में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं वो इतना अच्छे से न्यूक्लियर चार्ज को फील नहीं कर पाते। तो जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है उससे हमारा जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा, किस वजह से, शील्डिंग की वजह से। क्योंकि जो आपके एस में इलेक्ट्रॉन्स है, पी में इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करते हैं, शील्डिंग शो करते हैं। और यहाँ पर जो ये आपका सिग्मा है ये क्या है, आपका शील्डिंग कांस्टेंट। तो पहले हमें शील्डिंग कांस्टेंट निकालना आना चाहिए, उसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लेटर्स रूल यूज करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट दे दिया, आपको उसकी क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप ग्रुपिज्म करो। NSNP का अलग ग्रुप बनाओ, ND का अलग ग्रुप बनाओ और NF का अलग ग्रुप बनाओ। ठीक है, Z star, that is your effective nuclear charge of all the electrons belonging to same group is same। इस ग्रुप से जितने इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करेंगे उनका Z स्टार सेम होगा। इन इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका Z स्टार सेम होगा। इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका Z स्टार सेम होगा। सेम ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका सेम रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टू राइट ऑफ द ग्रुप फॉर विच वी हैव टू कैलकुलेट Z स्टार। फॉर एग्जाम्पल, ये इसके लिए आपको निकालना है। ठीक है, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है। निकालना किसके लिए है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो जो ये राइट साइड में आपके इलेक्ट्रॉन्स है इनका कोई रोल नहीं होता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने में, क्योंकि ये थोड़ी ना शील्डिंग कर रहे हैं। न्यूक्लियस तो आपका यहाँ बैठा हुआ है और न्यूक्लियस के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये S और P के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्डिंग शो कर रहे हैं, जो एक ब्लॉकेज शो कर रहे हैं। तो राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी कोई रोल नहीं होती, सिर्फ S और P वाले क्या करते हैं, शील्डिंग शो करते हैं। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जिंक की अगर बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। उसके बाद आपको ग्रुपिंग करनी है ऑर्बिट वाइज। ठीक है, 1 को एक साथ लिख लिया, 2 वालों को एक साथ, 3 को एक साथ और 4 को एक साथ। अब ग्रुपिंग करनी है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको NS वालों का सॉरी NSNP का एक ग्रुप बनाओ, ND का एक ग्रुप बनाओ और NF का अलग ग्रुप बनाओ। ठीक है, इस तरीके से ग्रुपिंग करनी है। तो वो ग्रुपिंग करो यहाँ पर। 1s2 को अलग लिख लिया, 2s2 2p6 को अलग, 3s2 3p6 को अलग, 3d10 को अलग और 4s2 को अलग। यहाँ पे होगी हमारी ग्रुपिंग खत्म। अब हम ये ग्रुपिंग कर क्यों रहे हैं, हम ग्रुपिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा NSNP को निकालने के लिए अलग मेथड होता है, ND और NF में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए निकालने का अलग मेथड होता है। तो अब हम बात करते हैं ये अलग अलग मेथड्स हैं क्या। ठीक है, NSNP के लिए आपको क्या है, आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये आपको शील्डिंग कांस्टेंट कैसे निकालना है। तो शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है आपको, और केस क्या है आपका NSNP। तो इस केस में क्या होता है आपका x-1 इंटू 0.35 प्लस n-1 इंटू 0.85 प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1। ये आपका फॉर्मूला होता है शील्डिंग कांस्टेंट निकालने का। अगर आपसे पूछा हुआ है कि NSNP में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उनका आपको क्या निकालना है,
जेड इफेक्टिव निकालना है। तो एक्स क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज आपके NS2 और NP6, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब 8 माइनस 1 क्या आएगा यहाँ पे, x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करो 0.35 से प्लस n माइनस 1। मान लो यहाँ पे है आपका 3s2 और 3p6, मान लो n की वैल्यू में 3 लेके चल रही हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n माइनस 1। तो इससे पीछे वाला जो ग्रुप होगा हमारा, जो क्या होगा 2s2 2p6, 3 से पहले वाला, तो उस ग्रुप के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको कहाँ लिखने हैं, यहाँ पर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 प्लस 6 कितना 8। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 8 इंटू 0.85। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, अब इसके इस तरफ आपके लेफ्ट साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए आप वो लिखोगे इनटू 1। तो ये आपका फॉर्मूला होता है NSNP के केस में शील्डिंग कांस्टेंट निकालने का, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि x आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से -1 करके लिख दोगे। n माइनस 1 है कि ग्रुप से पहले वाला जो ग्रुप है उसके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक। अब मैं बात करती हूँ ND और NF के केस में आप शील्डिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हो। सेम x माइनस 1 इंटू 0.35, बट यहाँ पर ये जो 0.85 वाला फैक्टर था वो नहीं आएगा। सिंपल आपका एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट साइड, जो आपके इधर लेफ्ट साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो इंटू में 1, ठीक है। तो आपका शील्डिंग कांस्टेंट निकालने का NSNP के केस में अलग मेथड होता है और ND और NF के केस में आपका अलग मेथड होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक्चुअल चार्ज में से शील्डिंग कांस्टेंट को माइनस करते हो। इसीलिए आपका जो Z इफेक्टिव है वो हमेशा कम रहता है किससे, एक्चुअल चार्ज से। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिंक का एग्जाम्पल लिया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, उसको ग्रुप में लिख दिया। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट Z इफेक्टिव फॉर 3s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जिंक, ठीक है। आपको क्या करना है, जो 3s इलेक्ट्रॉन्स है इनके लिए निकालना है कि ये कितना न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, x माइनस 1 लेते थे हम यहाँ पे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप की अगर मैं बात करूँ जो कि 3s का पूछा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो 6 प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा आपके पास 7 इंटू 0.35 प्लस, ठीक है। यहाँ हम क्या वैल्यू लेते थे n माइनस 1। n आपका यानी n माइनस 1 यानी कि जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं अब उससे पीछे वाले ग्रुप में चले जाओ। यहाँ पर जो n माइनस 1 जाकर के यहाँ पर जो आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उनको लिखना है। 6 प्लस 2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 8, उसको मल्टीप्लाई करो 0.85 से प्लस। अब इसके लेफ्ट साइड आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटू में 1। कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 11.25। उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्चुअल आपका क्या था एटॉमिक नंबर 30, ठीक है, यानी कि आपका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, और फिर यहाँ पर आप शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू लिख दो 11.25। तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा किसके लिए, 3s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जिंक के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, कैलकुलेट Z स्टार फॉर 3d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जिंक। 3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है, ठीक है। 3d यानी कि आपके इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या निकालना है, अब आपको Z इफेक्टिव निकालना है, ठीक। तो अब इस ग्रुप में देखो, इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 है, ठीक है। और हम किसकी वैल्यू लेके चलते हैं x माइनस 1 की। तो x माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि आपका 9। और अब मूव करते हैं अर्स की तरफ, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, क्योंकि आपके फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं एनडी की। एनडी वाला ग्रुप आ गया, ठीक है, एनडी वाला केस आ गया हमारा। तो एनडी वाले केस में क्या था, एक हमारा फैक्टर आता था मतलब एक टर्म 0.35 की आती थी, और एक हमारा आता था कि हम रिमेनिंग को क्या कर देते थे मल्टीप्लाई बाय 1। 0.85 वाला यहाँ पर नहीं आता था, ठीक है। लेट मी शो यू वंस अगेन। एनडी और एनएफ के केस में आप जब शील्डिंग कांस्टेंट निकालते हो तो x माइनस 1 इंटू 0.35 प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंटू में 1। यहाँ पर 0.35 हम नहीं लेकर के चलते, तो हमने वही किया, ठीक है। 3d 10 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही थी, तो हमने क्या किया x माइनस 1 इंटू 0.35 जो कि आपका क्या बन रहा था 9, ठीक।
और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमें क्या लेने हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें क्या लेने हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो काउंट कर लो कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास लेफ्ट साइड में। 6 plus 2 8, 6 plus 2 8, 8 plus 8 16 and 16 plus 2 इधर 18। तो यहाँ से लेके आपके यहाँ तक जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने बचे हुए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें उसको फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करना था 1 से, तो हमने लिख दिया 18 into 1। कैलकुलेट करोगे 21.15 आपका आ जाएगा शील्डिंग कांस्टेंट, और जब फॉर्मूला में पुट करोगे तो 30 माइनस 21.15 आपका क्या आ जाएगा, 8.85। आपको किसी भी एलिमेंट का और किसी भी आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए कि 3s के इलेक्ट्रॉन का निकालो, 3p का निकालो, 3d का निकालो, किसी का भी, तो आप आराम से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि NS-NP के केस में हमें क्या यूज करना है, ND के केस में क्या है, NF के केस में क्या है। पहले आप निकालो किसकी, शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू, और उसके बाद फॉर्मूले पुट करके आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, और इसमें ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द Z स्टार यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्लोरीन का, 9। ठीक है, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, 9 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें फिल कर दिए। ग्रुप वाइज इनको अरेंज कर दिया, 1 एक तरफ 2 एक तरफ। ठीक है, NS-NP को साथ में ले लिया। अब यहाँ पे ND-NF है ही नहीं, ठीक है, उसका तो हम बात ही नहीं करेंगे। ओके, तो हमें क्या निकालना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपका, P में, तो हमें निकालना है इसका। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, x माइनस 1 इंटू 0.35 प्लस n माइनस 1 इंटू 0.85 प्लस जितने भी आपके रिमेनिंग बच गए वो इलेक्ट्रॉन्स इंटू में 1। ठीक है, तो अब x माइनस 1 की बात कर लेते हैं, यानी कि ग्रुप के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से -1 कर दो। 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा, 6, 6 इंटू 0.35। अब आपका आ जाता है, अब हमें कहाँ जाना है, इससे पहले वाले ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे क्या है n माइनस 1। इससे पहले वाले ग्रुप में गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.85 से। अब हमें क्या लिखना है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इस तरफ हमारे कोई भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पर वो टर्म आपकी आएगी ही नहीं। आप सीधा कैलकुलेट करो, आपकी वैल्यू आएगी 3.8। 3.8 वैल्यू आने के बाद अब आप इसको फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा 5.2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का टॉपिक खत्म होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने बता दी, इसको कैलकुलेट करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले वो है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से आपका PYQ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और हर साल पूछा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चन। सो ये टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, इसको अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हमारे पास एक गैसियस एटम है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, और उसका जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक, ये हमारे पास कोई एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला, तो इसके पास ऊपर प्लस चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, बाहर निकल गया। डेल्टा एच यानी कि जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज बीइंग गिवन, क्योंकि ये एनर्जी हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ट्रेंड की, कि हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड क्या फॉलो होता है आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर के, ये होता है हमारा अलोंग द पीरियड। ठीक है, और ये हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाए, तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप 1 की बात करूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपने पीरियड 2 को, जो कि हमारा जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ठीक है,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि हमारा जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, फिर उसके बाद एक और शेल ऐड हो जाता है। जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो हमारे शेल ऐड होते जाते हैं, हमारा एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है। हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए हमें एक और शेल चाहिए होता है, ठीक है। तो नीचे आते जाएंगे, हमारे शेल्स बढ़ते जाएंगे, तो हमारा जो एटॉमिक साइज है, ये प्रॉपर हमारा साइज जो इंक्रीज होता जाएगा। और जो भी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसको बाहर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके पास स्पेस है, ठीक है, वो न्यूक्लियस से काफी दूर है। और न्यूक्लियस से दूर है तो वो इतना अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा है, अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा है तो उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा साइज इंक्रीज होती है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, रादर देन अगर हम यहाँ की बात करें। क्लियर। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की, अगर हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे शेल ऐड हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हमारा जैसे ये है, ठीक है, इधर मैं बात करूँ इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगले वाला जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे इसी शेल में आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं जनरल बोल रही हूँ, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेके नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ ऐसे मूव करते हैं तो ये यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आया, अगला इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कोई और शेल नहीं चाहिए, हम इसी शेल में उसको ऐड कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आगे चलते जाने पर ऐड होंगे वो हमारे सेम शेल के अंदर ऐड होते जाएंगे, अलग शेल नहीं होगा, तो साइज इंक्रीज नहीं करेगा। साइज हमारा जो है वो डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, साइज हमारा छोटा होता जाता है, ठीक। एटॉमिक साइज अब कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्योंकि एक छोटा सा आपके पास कोई साइज है, तो इतना सा ही साइज है, सॉरी, फिर से ड्रॉ कर देती हूँ इसको। सपोज आपके पास कोई छोटा सा इस तरीके से आपका कोई एटम है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। तो इस छोटे से एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना काफी टफ होता है, रादर दैन जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ एटम का साइज क्या है, बड़ा है। तो जब एटम का साइज छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जब हम आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है। तो यहाँ से आपका एक जनरल ट्रेंड आ जाता है कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक साइज के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है आपका कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक। हमने बात कर ली कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या होगा। अब अगर मैं आपको बोलूं, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है, और मैं बात करती हूँ इसकी हेलोजन ग्रुप की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो मैंने आपको कहा कि जब हम नीचे आते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आपको फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, किसके केस में आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ट्रेंड क्या फॉलो होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी किस में ज्यादा लगेगी, फ्लोरीन के केस में ज्यादा लगेगी, ठीक। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अब मुझे बताओ कि F नेगेटिव और Cl नेगेटिव में अब इस केस में आपकी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो इस केस पे अब मैंने क्या कर दिया, इनको थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन और दे दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें और डाल दिया। अब फ्लोरीन का साइज जो होता है वो होता है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल साइज होता है। इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इस वाले ऑर्बिट में छोटा साइज है। क्लोरीन का जो साइज है वो कंपैरेटिवली जो है वो बड़ा साइज है। अब मैंने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसमें भी एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसको F नेगेटिव बना दिया और इसको मैंने बना दिया Cl नेगेटिव। तो अब मैं पूछ रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा किसमें लगेगी, तो एनर्जी ज्यादा आपकी Cl नेगेटिव में लगेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है आपका F नेगेटिव के केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन।
एफ का आपका साइज ऑलरेडी स्मॉल होता है, पहले से ही साइज बहुत छोटा सा है, उसमें मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, उसमें मैं एक और इलेक्ट्रॉन डाल दूं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या शो करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, वो दूर जाना प्रेफर करते हैं, वो दूर जाना, खुद से ही वो दूर जाना चाह रहे हैं, तो मेरे को थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उनकी खुद की टेंडेंसी है कि उसको वो बाहर की तरफ धकेल दी, क्योंकि उनमें क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। ठीक है, तो अगर एफ नेगेटिव और सी एल नेगेटिव का क्वेश्चन आ जाए तो आप जनरल ट्रेंड मत देखना कि नीचे जाने पे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, नहीं। आप देखो कि इस पे डेंसिटी आ गई है और डेंसिटी आने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रही है, तो आपकी सी एल नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर एग्जाम्पल था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहला तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। ठीक है, अगर एटॉमिक साइज आपका बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और अगर आपका एटॉमिक साइज घट रहा है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा मैं बात करती हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्टार के। जेड स्टार यानी कि आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। करेक्ट, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका बढ़ेगा, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन फील करेगा, हमें उतना ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अट्रैक्टेड है, ठीक है, वही रहना चाह रहा है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और अगर आपका जेड स्टार कम है, ठीक है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं फील कर रहा, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी में हम बाहर निकाल सकते हैं। थर्ड इसमें आपका फैक्टर आता है, ionization energy is inversely proportional to the shielding constant। ठीक है, shielding constant यानी कि जो आपके s में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, p में बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे, शील्डिंग कर रहे थे। जितनी शील्डिंग आपकी ज्यादा होगी उतना ही आपका जेड स्टार क्या होगा, कम होगा। जेड स्टार कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो अगर ये ज्यादा हो रहा है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यानी कि रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, शील्डिंग अगर आपकी ज्यादा हो रही है तो ये कम होगी, और अगर ये आपकी कम हो रही है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, एक सिंपल सा टेंट पूछ लेगा, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखूं, आपसे पूछ लेगा कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीन आपको दे दिए और आपसे पूछ लिया कि इसका ट्रेंड सेट करो। ठीक है, या ये बताओ कि किसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है। करेक्ट, तो आपसे ट्रेंड पूछ लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर भी एक नया चीज आती है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर ट्रेंड बताया उसके हिसाब से आप इसे सिंपल आंसर कर सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 6 है, इसका आप इसको चेंज कर लो, यहाँ पर नाइट्रोजन कर लो और यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, अब ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 7 और इसका 8। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे हमारा जो साइज था वो डिक्रीज हो रहा था और आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही थी, आपकी इंक्रीज हो रही थी। तो इस हिसाब से हमारा ट्रेंड क्या आना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी आनी चाहिए, हमारी इसकी और फिर इसकी, ये आना चाहिए आंसर। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक, ऐसा क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन की वजह से। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो आपकी वो होती है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, सबकी लिख लो एक बारी, कार्बन की भी लिख लो। कार्बन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। करेक्ट, ऑक्सीजन की लिख लो 1s2 2s2 एंड ये होती है आपकी 2p4। ठीक, अब यहाँ पर देखो पी के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर आपके 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने ऐसे फिलिंग करी है बट ऐसे फिलिंग होती नहीं है, फिलिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स के अंदर वो हुंस रूल के हिसाब से होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, टोटल कितने आते हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने 3, यानी कि एग्जैक्टली हाफ। ठीक है, और जो आपकी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। और अगर वो अपने आप में अब स्टेबल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन,
अगर अपने आप में स्टेबल है तो उस केस में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक, तो यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आता है कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, सो इन दोनों केसेस के अंदर आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा लगती है। ठीक है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी आपको लगती है। और यहीं पर मैं बात करूँ नोबल गैसेस, सो नोबल गैसेस में क्या होती है, आपकी कंप्लीट फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, सो उस केस में आपके आयनाइजेशन की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। अगर आपको कोई नोबल गैस में दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं नियोन की बात अगर कर रही हूँ, सो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 10 और आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सो 1s2 2s2 2p6। पी के अंदर आपके पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको अगर मैं बोलूँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, सो उस केस में आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का। करेक्ट, सो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे थे तो हमारा ट्रेंड ये आना चाहिए, लेकिन इस केस में नाइट्रोजन जो है वो हमारा इधर आया, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हम किसके लेकर चलेंगे, नाइट्रोजन की। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन एंड उसके बाद कार्बन। तो हमारा आंसर जो रहेगा क्वेश्चन का वो ये आंसर रहेगा। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो आपसे पूछा गया था उसको, इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी भी मैंने आपको बता दी। सो अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम पढ़ेंगे ग्रुप 1 का, ग्रुप 2, फिर ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 का। आज हम इन ग्रुप्स का ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड जो है आयनाइजेशन एनर्जी का कैसा होता है। अब मैंने आपको ऊपर बताया कि जब आप टॉप से लेके बॉटम आते हो, यानी कि जब आप नीचे मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज। तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ तो वो कैसा ग्राफ आना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या आना चाहिए, डिक्रीजिंग ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूँ और अगर प्लॉट करूँ ग्राफ को, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, आना चाहिए। इस तरीके से आपको ग्राफ आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इस तरीके से आपका डिक्रीजिंग ग्राफ आना चाहिए। लेकिन जो आपका फ्रॉन्शियम होता है वो एक्सेप्शन शो करता है। ग्राफ इस तरीके से ना आके ग्राफ हमें किस तरीके से मिलता है, इस तरीके से डिक्रीजिंग आ रहा है, कहाँ तक, सीजियम तक। लेकिन फ्रॉन्शियम जो है वो एक्सेप्शन शो करता है। और इसका रीजन अगर आपको मैं बताऊं तो वो होता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ठीक है, इतना डीप आपसे नहीं पूछता है स्टेट में, बस इसका रीजन देख लो अगर आ जाए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है, फ्रॉन्शियम जो है एक्सेप्शन शो करता है आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में। ठीक है, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के एस और पी की जो कॉन्सेंट्रेशन है न्यूक्लियस के पास ज्यादा होती है, थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, और जो आपके डी और एफ है वो थोड़े से दूर होते हैं, वो क्या शो करते हैं, रिलेटिविस्टिक एक्सपेंशन, रिलेटिविस्टिक एक्सपेंशन। तो इस रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन और इस रिलेटिविस्टिक एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, आपका जो फ्रॉन्शियम है वो क्या शो करता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 का भी आपका सेम रीजन है और ग्रुप 2 का भी आपका सेम ट्रेंड आता है। ग्रुप 2 के अंदर क्या है आपके पास, हीटर, माले, कार, स्कूटर, ठीक है, ये होता है, इट्स योर आर ए, आर। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 2 के। ठीक है, इनका ट्रेंड आपका ऐसे आना चाहिए था,
लेकिन जो आपका रेडियम है वो इधर इस तरीके से क्या करता है, एक्सेप्शन शो करता है, हल्का सा उसका इंक्रीज आता है आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर। और उसका रीजन अगर आप पूछोगे तो रीजन आपका सेम है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये एक्सेप्शन शो करता है आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13 होती है आपकी बोरोन फैमिली, करेक्ट। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। अब इनके अंदर बहुत ही अजीब सा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। उनके अंदर तो ठीक है एक ही एक्सेप्शन देखने को मिल रही थी, बट इसका ग्राफ आपका होता है कुछ इस तरीके का। ये ग्राफ होता है, ठीक। दिस इज योर बोरॉन, एल्यूमिनियम, हीलियम, इंडियम, ठीक है। इसका अगर मैं ट्रेंड लिखूं तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपको किसकी देखने को मिल रही है, बोरॉन की। उसके बाद हीलियम, फिर आपका हीलियम, एंड देन उससे कम है आपकी एल्यूमिनियम, और सबसे कम है आपकी इंडियम। तो ये एक ट्रेंड होता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का। बट सो सॉरी, ट्रेंड को फिर से लिख देती हूँ सबसे ज्यादा इसकी। इसके बाद है आपका टीएल, फिर है आपका जीएल, फिर है आपका एल्यूमिनियम, और फिर है आपका इंडियम, ठीक है। ये ट्रेंड होता है। जनरल ट्रेंड क्या था कि जब टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए आपकी, घटनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है, और ये आपका ट्रेंड है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। और अगर इसमें रीजन बताऊं मैं तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं होता, इसमें आपका रीजन होता है डी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि जो आप में डी में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, पुअर शिल्डर, पुअर शिल्डर होते हैं, ठीक है। आपसे इसके बारे में डिटेल नहीं पूछेगा, आपसे एस्टेट के अंदर सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ट्रेंड बताओ, ठीक है। आपको एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं और आपसे ट्रेंड पूछ लिया जाता है इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का, तो हमें सिर्फ इसी पे फोकस करना है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 होती है आपकी कार्बन फैमिली, ठीक है। जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आती है आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो लेड है वो एक्सेप्शन शो करता है, ठीक है। ट्रेंड देख लेना, करेक्ट। रीजन आपसे एज सच नहीं पूछता। अगर हम बात करें ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 है आपका नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली आपका एकदम सही ट्रेंड फॉलो करती है, जो कि एग्जैक्टली हमारा ट्रेंड होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। ये आपका सेम ट्रेंड फॉलो करती है। ग्रुप 16 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 16 के केस में भी आपका सेम है, जो कि आपकी ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली में भी डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। और आपका जो ग्राफ है वो इसी तरीके का ग्राफ आता है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं होता, सेम ट्रेंड फॉलो करती है। उसके बाद ग्रुप 17 की अगर मैं बात करूं, जो कि क्या होते हैं आपके हेलोजेंस, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और डाउन द ग्रुप आने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और आपका जो ग्राफ है वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी आपका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, फाइन। इसके बाद हमें पढ़ना है ग्रुप 3 से लेकर के आपके जो आगे के ग्रुप्स हैं, जो आपके ट्रांजिशन
एलिमेंट्स होते हैं। तो इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर आपका आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहता है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इसके अंदर हमने बात करी 17 की, बिल्कुल अच्छे से ट्रेंड शो करते हैं, 16 ग्रुप अच्छे से शो करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ग्रुप 30, ठीक है। ग्रुप 30 इसका आपका बहुत ऐसे एक्सेप्शन वाला ग्राफ आता है, सो इसको आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी का आपको याद हो जाएगा कि जो जिनका बिल्कुल सीधा ट्रेंड फॉलो हो रहा है उनका भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जिनका नीचे आकर के एक एक्सेप्शन आ रही है उनका भी आपको याद हो जाएगा। रीजन भी आसान है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से, ठीक है। रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलेटिविस्टिक एक्सपेंशन की वजह से। तो ये आप सारे ट्रेंड आपको मैंने बता दिए हैं, इनके रीजन बता दिए हैं। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करना। बैच के अंदर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप 3 के बाद जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप है उनके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और कंप्लीट बैच पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।